Well, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini is speaking at our Haryana conclave. Let's cut across. बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आज मंच पर। यहाँ तमाम सवाल जवाब होंगे और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। बिना देरी किए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी और हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार जी। सर, ओवर टू यू। बहुत छोटे से वक्त में अपनी सहजता, सरलता और एक सदा चेहरे पे रहने वाली मुस्कान से पूरे हरियाणा में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गए। जोरदार तालियां हो जाएं नायब सिंह सैनी, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। सभी को राम राम, नमस्कार। राम राम, नमस्कार सर। करनाल की जनता तो है ही सामने, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। ये जो पहली जो चुनौती है और बड़े कम समय के लिए बड़ा कम समय है, 10 का दम 2019 में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 में से 10 सीटें निकालना और उसके बाद अब फिर वही चुनौती, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? एक बार फिर इस एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने आपको। देखिए सोलंकी जी, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शब्द कहे थे कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार है। जब मैं 10 वर्ष के बाद देखता हूँ मोदी जी ने गरीब को मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें, देश के अन्य वर्ग की बात करें, किसान की बात करें, हम महिला की बात करें या हम गरीब की बात करें, युवा की बात करें, पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग के अंदर एक नया उत्साह और जोश देखने को मिला है, क्योंकि सरकार ने डायरेक्ट कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने का काम ये पहली बार सरकार ने किया है। और जब हम इन सब बातों को देखते हैं, अंदर खाते कहीं ना कहीं, चाहे हमारा विपक्षी दल है, क्योंकि उसने वोट लेना है और वोट लेना है, अगर अच्छे काम भी करते हैं उसका भी विरोध क्योंकि विपक्षी दल करता है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि अंदर खाते कांग्रेस के अंदर भी बैठ कर के इस बात का मंथन होता है कि मोदी जी ने 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के हर वर्ग को योजनाओं के साथ जोड़ करके उनको मजबूत करने का, सशक्त करने का जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। ये विपक्ष के घर के अंदर भी चर्चा होती है। सर, एक साधारण कार्यकर्ता, आपने खुद ये बात कई बार मंचों से कही है कि मेरे परिवार से कोई पंचायत का सदस्य भी नहीं रहा है, कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक का सफर। सर, क्या समझते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में इस तरह की चीज संभव है? देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिवार में से कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े जी। और मैंने इस बात को कहा भी है, एक पार्टी का काम करते हुए, संगठन का काम करते हुए एक साधारण कार्यकर्ता बनकर के काम किया, बूथ के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और बूथ के कार्यकर्ता के रूप में धीरे धीरे काम करते करते मैं युवा मोर्चा में काम किया जी। युवा मोर्चा के साथ साथ मैंने किसान मोर्चा में काम किया, किसान मोर्चा के साथ साथ मैंने पार्टी में काम किया और पार्टी के ओबीसी के अंदर काम किया। ओबीसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी ने लगाया और जहां भी जिम्मेवारी पार्टी ने दी, चाहे मुझे युवा मोर्चा की जिम्मेवारी दी है, युवाओं के अंदर मैंने जा कर के पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। और चाहे किसानों की जिम्मेवारी दी है, किसानों की जो समस्याएं थी, किसानों के हित में जो कदम थे वो सरकार के ध्यान में लगाने का काम किया। ओबीसी मोर्चा की जब जिम्मेवारी दी तो ओबीसी वर्ग को क्या क्या दिक्कतें रही हैं उस बात को भी सरकार के ध्यान में लगाने का काम किया और उसका परिणाम ये निकला कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन सब बातों को सुना
और सुनकर के पहली बार ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। वो संवैधानिक दर्जा ही नहीं दिया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी, और उसका ये परिणाम निकला कि मोदी जी ने अपनी सरकार में 27 ओबीसी समाज के मंत्रिमंडल में उनको स्थान दे करके कैबिनेट में उनको दर्जा दिया है। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने इतना लेकिन बड़ा सर, ये सम्मान विपक्ष को रास OBC नहीं आ को रहा दिया है। वो कहते हैं कि पगड़ी गलत जगह चली गई है, उसको वापस लाना है और धोके साबुन से धोके तब पहनना है। देखिए सोलंकी जी, कांग्रेस की सोच है देश को कमजोर करना, देश के समाज के लोगों को आपस में लड़ाना और लड़ा करके राज करना। ये कांग्रेस अंग्रेजों की जो सोच थी, अंग्रेजों की सोच थी फूट डालो राज करो, और फूट डालो और राज करो की नीति के ऊपर कांग्रेस चल रही है। हम देखते हैं कोई छोटा शासन देश के ऊपर कांग्रेस का नहीं रहा। अगर हम विचार करें, हमने तुलना भी लोग कर रहे हैं, देश के लोग भी इस बात की तुलना कर रहे हैं। जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं, बखूबी लोग समाज का प्रबुद्ध जन, समाज के पढ़े लिखे लोग, और जब उनके बीच में जाता हूं वो तुलना करके बताते हैं कि मोदी जी ने गजब के काम किए हैं। 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी एक बात बोलती रही कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा दिया। 35 वर्ष तक देश के गरीबों का वोट लेते रहे गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर, और जब 35 वर्षों में गरीबी नहीं हटी, गरीब को लगने लगा कि ये तो बातें करते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो जब उनको लगने लगा कि गरीब खिसक रहा है, तो राजीव गांधी ने 35 वर्ष के बाद एक शब्द और बोल दिया। उसने कहा कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, मैं करनाल में बैठा हूं, करनाल में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहां चले जाते थे? कौन से गरीब के वेलफेयर पे खर्च होता था, कौन से विकास कार्यों के ऊपर खर्च होता था, उसकी चिंता आज तक नहीं हुई। इस बात की जानकारी थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कौन खा जाता था, इसकी चिंता नहीं की। और उसका कारण है कि वो देश के गरीब के ऊपर असर पड़ा है और वो देश के विकास के ऊपर असर पड़ा है। और अगर आज हम देखें नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल के अंदर, नरेंद्र मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं, ये डबल इंजन की सरकार उसको 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर भी खर्च कर रही है, देश और प्रदेश के सीएम विकास साहब, के ऊपर राहुल भी खर्च गांधी कर रही कहते है। हैं कि हमारी सरकार बनी तो हर आदमी को 1 लाख रुपया देंगे। सर, देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक सोच रही है, फितरत रही है। जब उन्होंने देखा कि हम कोई अपने कार्य के बारे में लोगों को नहीं बता सकते, और आजकल इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करके वोट जिहाद, लोगों को प्रलोभन दे करके, लोगों के अंदर झूठ बोल करके, लोगों को भ्रमित करके उनका वोट लेने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज राहुल गांधी ने ये नहीं बोला, राहुल गांधी ने ये भी बोला कि मैं मंच के ऊपर से बोला, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अपनी दादी की तरफ नहीं देखा। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, 35 वर्षों में गरीबी नहीं हटी। उसके पिताजी ने कहा 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे लगता है, उसकी तरफ नहीं देखा। और अगला झूठ इसने बोला कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा है जिसको ये रगड़ेगा और रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आज दे करके गरीब व्यक्ति को इस बात से निश्चिंत किया है कि अगर दुर्घटनावश उसको कोई दिक्कत आ जाती है, वो किसी की तरफ हाथ ना फैलाए, वो हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। हमारे 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर दे करके, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, उस माता बहन को भी धुएं से आंखें खराब ना हो, ये सम्मान उन माताओं बहनों को देने का काम किया। 11.5 करोड़ उन माताओं बहनों के घर के अंदर इज्जत घर बनवा करके नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया। हर घर के अंदर नल
और स्वच्छ जल इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा करके उन माताओं बहनों को जो 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, आज वो दिखाई नहीं देती। ये सम्मान भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। और जब मैं ये देखता हूं कि हमारा जो किसान है, 6,000 रुपया किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचा करके किसान को भी मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई। अगर हम तुलना करें, मैं सोलंकी जी आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के शासन की अगर हम तुलना करें, हम देखें कि उनके शासन के अंदर क्या क्या होता था। 267 करोड़ रुपया 2014 में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल जी ने 267 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। अगर तुलना करें पिछले कांग्रेस के 10 वर्षों की, कांग्रेस ने 10 वर्षों के अंदर मात्र 1100 करोड़ रुपया 2 रुपए का चेक भेजते थे, 5 रुपए का चेक भेजते थे किसान को। किस प्रकार का मजाक ये लोग करते थे। किसानों के साथ बद्धा मजाक करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। परंतु हमारी सरकार जब आई, हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। आज किसान को भी ये लगने लगा है कि ये सरकार मेरी सरकार है, हमारी चिंता करने वाली सरकार है। एक काम किसान के हित में नहीं किया। अगर कांग्रेस का हम देखें, कांग्रेस के समय के अंदर जो डीएपी खाद का एक कट्टा था वो 467 रुपए का उपलब्ध होता था। 237 रुपए का यूरिया का कट्टा मिलता था किसान को। और इनके समय में 10-11 के अंदर उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाव बढ़ करके डीएपी 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया और ये यूरिया का 700, 600, 700 रुपए का किसान को मिलना शुरू हो गया। परंतु किसान हित की सरकार नहीं थी, ये किसानों का वोट लेने वाली सरकार थी। उनका वोट जिहाद तो करती थी परंतु उनके हित के अंदर काम नहीं करती थी। और किसान को जो वजन सहन करना पड़ा उसको वो 1200 रुपए में, 600, 650 रुपए में यूरिया का थैला मिलना शुरू हो गया। अभी भी 2022 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर उसके भाव बढ़े। परंतु आज देश के अंदर किसान हित ऐसी सरकार बैठी है, किसान के हित में फैसले लेने वाली सरकार बैठी है। तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक बुला करके कहा कि जो चाहे डीएपी के भाव बढ़े हैं, चाहे यूरिया के भाव बढ़े हैं, वो मेरे किसान के ऊपर नहीं बढ़े हैं, वो सरकार के ऊपर बढ़े हैं। मेरी सरकार उसको वहन करेगी। किसान के ऊपर 5 पैसे का भी वजन नहीं पड़ेगा। जोरदार तालियां हो जाए। के अंदर किसान को लेकिन सर ये कहते हैं कि जो आपकी मोदी और मनोहर की गारंटी है, कांग्रेस कहती है न्याय यात्रा, न्याय दिलवाएंगे हम। अब वो 5 किलो आप अनाज की बात करें, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं हम 10 किलो अनाज देंगे। आपकी सरकार में दरअसल सब वर्ग परेशान है, इसलिए उन्हें न्याय पत्र लाना पड़ा। न्याय ये संकल्प पत्र, ये जो मैनिफेस्टो है उन्होंने न्याय के नाम से किया कि अन्याय हो रहा है। देखिए, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ, मैंने कहा भी है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है, ना कांग्रेस की कोई नीयत है। नेतृत्व का घमंडिया गठबंधन का मालूम नहीं है कौन इसका नेतृत्व करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। अगर हम देखते हैं कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है। कांग्रेस अगर अच्छे काम करती तो ये फलती फूलती हो जा सकता है, कई बार सीटें कम आ जाएं, अगली बार फिर ज़्यादा आ जाएं। परंतु अगर हम देखें आज कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है। 2014 कांग्रेस ने 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। 2019 कांग्रेस ने 421 सीटों पे चुनाव लड़ा। अब 2024 कांग्रेस 272 पे चुनाव लड़ रही है। अगला 2029 कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। 2029 के अंदर कांग्रेस साफ हो जाएगी, देश से साफ हो जाएगी, क्योंकि उनके पास खड़ा करने के लिए लोग नहीं है। अगर किसी को पकड़ करके खड़ा करते हैं वो कई बार बीच से टिकट समेत ही चला जाता है। इस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस की देश के अंदर हो रही है।
क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, झूठ बोलते हैं। आजकल ये गारंटी देने की बात करते हैं। राहुल गांधी कोई झूठ छोटा नहीं बोलता। ये कभी बोलता है कि मैं 1 लाख रुपया खाते के अंदर गरीबों को दूंगा जब सरकार के अंदर आ जाऊंगा। अरे किसने इसको लिख करके स्क्रिप्ट पे दे दिया और उसने उसको पढ़ दिया। 50 लाख करोड़ रुपए का ये खर्चा है, 46 लाख करोड़ रुपए का बजट है देश का। ये कहां से देगा? किसने इसको लिख करके दे दिया? कौन इसको लिख करके देता है? मुझे समझ में नहीं है। ये अगर जो बात भी करते हैं देश को कमजोर करने की, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अभी मैंने देखा पिछले दिनों हमारे हरियाणा के अंदर, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने होर्डिंग लगाई। होर्डिंग लगा करके उसके ऊपर लिखा, हम गारंटी देते हैं, आप हमें वोट दो, हम ये काम करेंगे। हम गारंटी देते हैं, आप हमें वोट दो, हम वो काम करेंगे। अरे जिसने 55 साल 60 साल देश के ऊपर शासन किया और वोट लेने के लिए अब उसको गारंटी देने की जरूरत पड़ गई, तो कांग्रेस की इस गारंटी के ऊपर देश विश्वास नहीं कर रहा है। विश्वास अगर किसी गारंटी के ऊपर कर रहा है तो मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है। और आज पूरा देश मोदी जी से प्यार करता है। जितनी सीटों के ऊपर कांग्रेस लड़ रही है उतनी सीटें तो देश ने नरेंद्र मोदी जी को दे दी हैं। सर, आने वाले इस जो चुनाव चल रहा है दानवीर करण की धारा पर हम मौजूद हैं। करनाल का रण बेहद रोमांचक है, ना केवल प्रदेश की परिस्थिति में बल्कि देश में भी हाई प्रोफाइल सीट्स जो हैं हो रखी हैं। आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे करनाल को लेकर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही? किस तरह से कैंपेन चल रहा है? देखिए, क्योंकि कैंपेन बहुत अच्छे से चल रहा है, लोगों का जो स्नेह है, लोगों का जो प्यार है, वो लोगों का जब हम बीच में जाते हैं एकदम देखने को ही उमड़ता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये पहली बार है कि सरकार ने जो कहा है उस बात के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा उतरी है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर जाती है। मैंने तो लोगों के मुख से सुना है, मैंने ये सुना है, लोग बोलते हैं कि गरीब व्यक्ति से पहले वोट ले ली जाती थी और वोट लेकर के गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था कि सरकार कहाँ है, परंतु सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु ये पहली बार हुआ है कि गरीब व्यक्ति से वोट लिया है, सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ करके उसको लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। ये पहली बार ये इस सरकार के अंदर हुआ है और यही कारण है कि आज देश का, आज गरीब का, आज किसान का, आज महिला का, आज युवा का एक बड़ा विश्वास इस सरकार के प्रति बड़ा है। आज अगर हम देखते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को जो रोजगार दिया गया है, और अगर पिछला हम 2014 से पहले कांग्रेस का शासन देखें, कांग्रेस के शासन के अंदर कितनी नौकरियां लगी। मैं बोलता हूं, मैंने कई बार मंचों के ऊपर भी कहा है कि वो बताएं, सार्वजनिक करें कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी प्रदेश के अंदर नौकरियां दी। आज जब मैं देखता हूं कि कांग्रेस के हमारे नेता इस प्रकार की बात करते हुए नजर आते हैं कि वही 1 लाख नौकरी खाली पड़ी है, 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है। अरे भाई, भर रहे हैं, हम भर रहे हैं, लगातार नियुक्तियां हो रही हैं और आगे भी नियुक्तियां करेंगे। किसने कहा है? जितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं एक सिस्टम के तहत, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक सिस्टम से एक एक बच्चे को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। जितनी भी खाली पोस्टें पड़ी हैं हर पोस्ट को आने वाले समय के अंदर भरने का काम करेंगे। परंतु कांग्रेस के समय के अंदर वो बताएं कि हमने 10 वर्षों के अंदर कितनी नौकरियां दी हैं, किस आधार के ऊपर दी हैं, कैसे बच्चों को नौकरी लगी है। अभी इनका एक प्रत्याशी हिसार के अंदर खड़ा होकर के बोलता है, जब पत्रकार पूछता है, उसका चेहरा भी देखने लायक था, जब वो पूछता है कि आपकी सरकार के अंदर तो पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, तो वो कहने लगा कहा नहीं। फिर उसने कहा कि लगती थी, वो कहने लगा, ये प्रत्याशी के शब्द हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी है उसके शब्द हैं कि हाँ पर्ची से तो लगती थी। जब खर्ची का नाम आया तो उसके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे, किस प्रकार के उसके भाव थे। दोनों का दो सिस्टम उनका चलता था, पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, और किस प्रकार से जो युवाओं को रोजगार देते थे उनके साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होता था
जो पात्र व्यक्ति बच्चा था वो पीछे छूट जाता था, गरीब का बच्चा छूट जाता था, परंतु किसी और को कहीं नौकरी चली जाती थी। ये पहली बार इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है कि एक सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर एक गरीब मां का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लगा है। ये अगर सिस्टम बना है तो यह हमारी सरकार में ये मनोहर लाल जी ने बनाया है। एक चर्चा सर, एक लगातार विपक्ष की ओर से ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी की जा रही है, संविधान खत्म करने की तैयारी की जा रही है। सर क्या कहेंगे, सर क्या जवाब देंगे? देखिए साहब, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई मुद्दा नहीं होता जी तो लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रामक स्थितियाँ पैदा करना। जी पिछले दिनों आदरणीय अमित शाह जी की एक डुप्लीकेट वीडियो जारी करके कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। अब प्रधानमंत्री जी ने वो राज्यसभा के अंदर वक्तव्य दे रहे हैं, उसके पीछे सांसद हमारे मेज को थपथपाते की आवाज़ आ रही है और पीछे सांसद उनका हौसला अफजाई करने की बात सुनाई दे रही है, परंतु उस बात को कैसे करके जी वो लोगों के बीच में प्रसारित करना, एक झूठ का सहारा लेकर के वोट ले लेना और फिर इस प्रकार का बहद खाना। क्योंकि कांग्रेस की ये फितरत रही है जी कि काम मत करो, लोगों को उनके हालात जो समस्याएं हैं उस समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके और वोट बटोरते रहो। ये कांग्रेस की फितरत रही है, सोच रही है, क्योंकि काम में इनका विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचार में विश्वास रहता है, काम में तो कहीं विश्वास नहीं रहता। और अब और कुछ नहीं मिला तो यही बात लेकर के एक मुद्दा बना दिया कि भाई अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। अरे 10 वर्ष हो गए हैं मोदी जी को। ये देश मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार संविधान के अनुरूप चला है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिस व्यक्ति ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान दिया, आज तक कांग्रेस ने उसका सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जो उनके 5 तीर्थ थे, स्थल थे, उनको 5 तीर्थ के रूप में विकसित करके भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी सम्मान दिया, भारत को भी संविधान के अनुरूप चलाया है। परंतु किस प्रकार की बातें, संविधान को खत्म कर देंगे। अरे संविधान तब कहाँ था? कांग्रेस के समय में कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था जिसने अपनी कैबिनेट के अंदर बिल पास किया। राहुल गांधी लोकसभा के अंदर आते हैं, उस बिल को तार तार करते हैं, फाड़ करके उसके ऊपर फेंक देते हैं। तब संविधान कहाँ था? उस बाबा का अपमान किया इन्होंने। और उस समय लोकतंत्र कहाँ था? लोकतंत्र का अपमान किया इन्होंने। उस समय संसद कहाँ थी? संसद का अपमान किया इन्होंने। ये किसी संवैधानिक पीठ को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। और ये अपने आप को इस प्रकार की मेंटलिटी बनी हुई है कि भाई मैं तो कोर्ट से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं लोकतंत्र से ऊपर हूं। भाई कौन कह रहा है? ये देश संविधान के अनुरूप चलने वाला देश है, संविधान से बाहर चलने वाला देश नहीं है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान दिया उसके अनुरूप चलने वाला देश है। आप कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि आप लोगों को जो अब तक के चुनाव हुए हैं बहुमत मिल गया है, 270 से ज़्यादा सीटें तो आपने अभी ले ली है, लेकिन कांग्रेस कहती है, उनके नेता कहते हैं कि 200 के भीतर का आंकड़ा रहेगा इस बार। नहीं देखिए, खुश तो होना पड़ता है, क्या करके अगले कहेंगे। कोई भी दल, एक आज़ाद व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा, अगर आज़ाद व्यक्ति कोई खड़ा हो जाएगा, आप उसको समीकरण पूछेंगे, वो कहेगा मैं जीत रहा हूं। परंतु ये डिसाइड तो पब्लिक ने करना है। मैंने कहा है पब्लिक आंकलन करती है कि पिछले 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने क्या काम किए हैं, उसके ऊपर मंथन करते हैं। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किए हैं उसके ऊपर भी मंथन करते हैं। आज देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए। मैं एक और उदाहरण, मैं करनाल के अंदर बैठा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी कि 4 लाइनिंग रोड बने, इससे पहले नहीं थी। कांग्रेस इतने लंबे समय तक रही, अरे इतना रोड्स के ऊपर दबाव था, एक्सीडेंट होते थे, ट्रैफिक का दबाव था, नहीं सोचा। अटल जी ने सोचा, अटल जी ने 4 लाइनिंग की परिकल्पना दी और ये दिल्ली से लेकर के पहली बार हमारा अमृतसर तक ये रोड, ये 4 लाइनिंग अटल जी के समय में शुरू हुआ। ये सब जानते हैं। कांग्रेस की सरकार आई,
यूपीए की सरकार आई, गठबंधन गठबंधन की, और जब गठबंधन गठबंधन की सरकार आई तो धीरे धीरे करके ये काम रुक गया। सभी देश के लोग, यहाँ हमारे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं, जब मैं 2008-9 की बात करता हूँ तो ये 5-6 के अंदर जाकर के पूर्ण रूप से काम बंद हो गया था। इस रोड के ऊपर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जाम लगते थे, परंतु इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये 8-9 के अंदर जाकर के बड़े बड़े घास के झुंड जाम गए, इसके ऊपर सरकार ने ध्यान ही नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को देश ने प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बनाया और उन्होंने आकर के फिर काम शुरू किया। इन 10 वर्षों के अंदर आप देखिए, दिल्ली से इस रोड के ऊपर चढ़ते हैं, बाघा बॉर्डर तक आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। ये 4 लेनिंग रोड अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं, पानीपत से लेकर के दिल्ली तक 14 लेन का रोड भी इसके अंदर बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अगर हम 10 वर्षों के अंदर देखें, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लेनिंग रोड एक्सप्रेसवे ना निकला हो। इन 10 वर्षों के अंदर इस गति से देश ने विकास किया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, वंदे भारत जैसी ट्रेन, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये ट्रेन इन्हीं 10 वर्षों के अंदर भारत के लोगों को देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ध्यान में है, कांग्रेस के समय के अंदर 55-60 सालों के अंदर मात्र 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई ट्रेन हुई। आज 100% इन 10 वर्षों के अंदर 100% इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनों को करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कितनी गति से देश बढ़ा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में वो प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने इस देश की गद्दी को देश के लोगों ने आदेश किया, वो जिम्मेवारी ली, उस समय देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे, आजादी के बाद इनके अंदर बिजली नहीं गई थी। हद तो हो गई है कांग्रेस सरकार की। किस प्रकार का इनका विकास था, कैसे इनकी सोच थी काम करने की, ये देश देख रहा है। 18,000 गांव ऐसे थे जिनके अंदर बिजली ही नहीं थी। उनके लिए आजादी का क्या महत्व है जिसके यहाँ बिजली नहीं है। मोदी जी ने देखा कि 18,000 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर बिजली नहीं है। एक मिशन मोड के अंदर काम किया और उस मिशन मोड से 500 दिन पहले देश के हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, इस गति से देश को आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे देश की समस्याएं हैं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक लाइन लिख दी कि हम आएंगे, धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। क्या आप लोग इतने हमारे करनाल के यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं, कोई चाहेगा कि धारा 370 दोबारा आ जाए? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अरे कितने लंबे समय से देश संघर्ष करता रहा। देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महान व्यक्तित्व जिसने जम्मू कश्मीर को लेकर के अपना बलिदान देने का काम किया है, कितने सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग वहां बलिदान हुए हैं। और कांग्रेस के 3 परिवारों की वहां राजनीति चलती थी। कांग्रेस की चलती थी, वहां फारूक अब्दुल्ला की चलती थी, वहां पर पीडीपी की नेता है उसकी चलती थी। 3 परिवारों की राजनीति चलती थी। किसी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधा न मिले, उनको डरा करके वोट लेने का काम करते रहे। परंतु मोदी जी ने आकर के उस धारा 370 को समाप्त कर दिया। उन्होंने ये बात भी कही कि ये जम्मू कश्मीर तो हमारा था, हमारा तो पीओके हमारा है, उसकी बात हम कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये पीओके हम लेकर के रहेंगे। भाइयों, उसकी लड़ाई हमारी है, जम्मू कश्मीर की हमारी लड़ाई नहीं थी। अरे इन्होंने, कांग्रेस ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को ही मुद्दा बना करके रखा। पूरे देश ने भुगता है। कितना आतंकवाद आता था। अरे किस प्रकार से देश सुरक्षित नहीं था, देश के अंदर भय का वातावरण था। इन 10 वर्षों के अंदर अगर कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आने की कुछ चेष्टा करता है तो हमारे वही सेना के जवान हैं जो उनको वहीं पर सबक सिखाने का काम बॉर्डर के ऊपर ही करते हैं, उनको अंदर नहीं आने देते। ये मजबूत भारत, ये सुरक्षित भारत अगर कहीं मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों के अंदर। कांग्रेस के कई नेता जो है ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। सैम पिट्रोदा कहते हैं उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशाएं गिनवा दी जाती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं कि चीन उधर बैठा है। क्या कहेंगे सर, जहां एक तरफ आप आज का भारत जो है घुसकर जवाब देने की जो है वो रखता है,
लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने जब देश के लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी को इस देश की सेवा करने का मौका दिया, प्रधानमंत्री जी ने तभी कहा था, और वो आज भी बात लागू है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ये भारत, ये 2014 के पहले का भारत नहीं है, ये 2014 का बाद का भारत है। और ये भारत, ये आंख झुका करके भी बात नहीं करता, आंख उठा करके भी बात नहीं करता, ये आंख में आंख मिला करके बात करने वाला भारत है। ये मोदी जी ने कहा था, और उसका परिणाम है कि आज ये भारत, ये सुरक्षित भारत है। आज दुनिया में अगर भारत का नाम हुआ है, सम्मान बढ़ा है, इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ा है। और जिस प्रकार की बयानबाजी मैंने कहा है, आप लोग वो सैम पिट्रोदा किस प्रकार की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। कहीं बोलते हैं कि इधर के लोग चाइनीज दिखाई देते हैं, दूसरी साइड बोलता है अफ्रीकी दिखाई देते हैं। अरे देश को क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों देश को कमजोर करना चाहते हैं? ये भारत एक है, ये भारत ये आज का नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों का, जो हमारे शंकराचार्य थे, उनके समय से ये भारत एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे संस्कार एक हैं। परंतु ये किस प्रकार से भारत को कमजोर करने का काम करते हैं, भारत को तोड़ने का काम करते हैं। और ये इनके, मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के अंदर त्राही त्राही मचाई हो, जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया हो, उनकी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ दुराचार किया हो, ऐसा व्यक्ति यासीन मलिक, जो अलगाववाद की नीति को लेकर के चलता था, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर काम करता था, वो व्यक्ति अगर पोस्टर लगवाता है दिल्ली के अंदर और ये बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस कहां जा रही है? कांग्रेस इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। अगर पाकिस्तान का विदेश मंत्री ये बोलता है कि कांग्रेस को मजबूत करें, तो इनके काम कहां गए? ये अपने कामों के ऊपर वोट मांगे। आज मोदी जी वोट मांग रहे हैं, आज काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। मैं भी अगर चर्चा कर रहा हूं कि हमने देश के अंदर ये काम किए हैं, लेकिन हमारा विजन है जी, सोलंकी जी, हमारा विजन है। इन पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 5वें स्थान के ऊपर मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में ला करके खड़ा किया, 11वें स्थान के ऊपर। ये मोदी जी का ही संकल्प है, ये मोदी जी की ही गारंटी है। मोदी जी बोल रहे हैं कि 2024 के बाद ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक स्थिति के अंदर आकर के मजबूत खड़ा हो जाएगा। ये संकल्प लेकर के हम काम करते हैं। हम कोई और विषय लेकर के बात नहीं करते कि भाई यहाँ दंगा हो जाएगा। आज देखा है 10 वर्षों के अंदर कोई दंगा हुआ है? कांग्रेस के समय के अंदर हर रोज दंगे होते थे। 84 के दंगों में क्या हालात किया है? लाखों सरदारों के सर के अंदर टायर डाल करके जला दिया, और उन लोगों को सम्मानित कांग्रेस पार्टी कर रही है जो इसके गुनाहगार थे, उनको सम्मानित करने का काम किया। ये तो मोदी जी आए, मोदी जी ने आकर के उनको भाइयों न्याय के अनुरूप सजा दिलवाने का काम किया है। ये पहली बार हुआ, नहीं तो उनको जो 84 के दंगों के पीड़ित लोग थे उनको तो न्याय भी नहीं मिल रहा था। ये न्याय भी पहली बार मोदी जी की सरकार में आकर के दिलवाने का काम किया। और उस टाइम की मैं बात बताता हूँ आपको सोलंकी जी, उस समय के अंदर इतने ज़्यादा ये मोबाइल भी नहीं थे कि कैमरे भी नहीं थे। अटल जी उस समय अपने कमरे में थे, ये मेरे ध्यान में है। मैंने क्योंकि कई बार अटल जी से उस समय भी मिलने का मुझे मौका मिला है, चर्चा हो जाती थी, चर्चा के अंदर बात करते थे। अटल जी अपने कमरे में थे जब ये 84 के दंगे हुए। उन्होंने देखा कि इतना अत्याचार अरे हमारे लोगों के ऊपर कर रहे हैं। अटल जी अपने कमरे से लाठी लेकर के बाहर निकले, कौन इनका हाथ लगाएगा, मैं खड़ा हूं। पहले अगर किसी ने भी कोई अत्याचार करना है, किसी को मारना है तो मेरे को मारिए, तब जाकर के इनका हाथ लगाइए। ये स्थिति, ये अगर अटल जी के अंदर इतनी पीड़ा थी तो इनके अंदर कहाँ थी? ये देखने की बात है किस प्रकार से एक वोट बैंक के लिए एक वर्ग के लोगों को, जिनका कसूर भी कोई नहीं था, उनको भाइयों
उनको जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, किस प्रकार से उनको वहां पर जला करके मार दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर आज इस प्रकार का ये सर वातावरण पैदा विपक्ष करते ये हैं। बात भी कह रहा है कि आप बहुत सारे मुद्दे, विकास, ये सारी बात तो करते हैं, लेकिन आपकी बातों से महंगाई भी गायब होती है, बेरोजगारी भी गायब होती है, उस पर भी बात नहीं कर। ये विषय नहीं है। मैंने कहा है, मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया है 2014 का, डीएपी का भी और यूरिया का उदाहरण दिया है। जो महंगाई 2011-12 में थी, जो महंगाई आज है, उसका अंतर देश को भी आपने बताना चाहिए और ये भी बताएं, हम भी बताएं कितना अंतर उसके अंदर है। किस गति से कांग्रेस के समय के अंदर देश में महंगाई बढ़ी और आज क्या स्थिति है। आप देखिए, एक खाली झूठ बोलने का कोई सहारा नहीं है। लोगों को एक सजग झूठ का बवंडर बना करके और झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है। मोदी जी की एक विजन है कि ये भारत दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ भारत बने। ये एक उभरता हुआ, दुनिया बोल रही है, ब्राइट स्पॉट्स। आज भारत के बारे में किस प्रकार की चर्चा दुनिया में होती है कि उभरता हुआ सितारा है, ये चमकता हुआ सितारा है। ये बात अगर कोई बोलता है, आज ये दुनिया बोल रही है। पहले 2014 से पहले क्या बोलती थी? पहले 2014 से पहले क्या लोगों की सोच थी भारत के बारे में? दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। इन 10 वर्षों में ये अंतर आया है। आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये अंतर इस 10 वर्षों के अंदर। प्रमुख विपक्षी पार्टियों को लेकर एक नया नाम आपने दिया है, इंडिया गठबंधन को। अपनी बातों में अभी आप ले भी रहे थे वो नाम, लेकिन किस तरीके से देखते हैं सर, जब पंजाब की ओर सियासत बढ़ती है तो गठबंधन नहीं होता है, हरियाणा में आकर जो है गठबंधन के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो जाते हैं। पानी के मुद्दे पर जो पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसते थे सर, क्या कहेंगे सर इन तमाम चीज़ों को? देखिए, मैंने इसकी चर्चा में कई बार करता हूं। सबसे पहले तो जो घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये किस कारण से हुए हैं, ये भी समझने की बात है। इसके ऊपर भी सर्च करना चाहिए कि ये इकट्ठे क्यों हुए हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी है इकट्ठा होने की। इसके ऊपर रिसर्च होगा, देश को भी पता लगेगा, देश को जानकारी हो। वैसे जो प्रबुद्ध जन है देश के, वो सब समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं जी। कुछ लोग हैं जो बात में आ जाते हैं, वो भी, क्योंकि मैंने कहा है कि कांग्रेस के परिवार के अंदर भी इस बात की चर्चा होती है। जब कांग्रेस का अगर कोई पदाधिकारी है, बैठ कर के वो खाना खाता है परिवार के साथ, उसमें ये बैठ कर के जरूर चर्चा होती है कि मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से आगे बढ़ा है। ये कांग्रेस के परिवार में भी होती है, परंतु उनकी मजबूरी होती है, मंच के ऊपर बाहर आकर के तो कुछ बोलना होता है उन्हें, और वो बोलते हैं आकर के मोदी के प्रति, मोदी को गाली देते हैं। और उस कारण से ये घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा हुए हैं जी। जो लोग, मैं भी इस बात से हैरान हूं, जो व्यक्ति मंच के ऊपर खड़ा होकर के बात कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, जी। मैं कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा, उसकी वीडियो है, आप भी चला सकते हैं, देख सकते हैं। मंच के ऊपर से बोलता था कांग्रेस भ्रष्टाचार में इतनी डूब चुकी है कि अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए तो तिहाड़ जेल चली जाएंगी। मंच के ऊपर से बोलता था, उसकी वीडियो है, ये कोई और नहीं बोल रहा, वो घमंडिया गठबंधन के लोग ही बोल रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को गाली देते थे। जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि आप मुझे वोट दें, अगर मेरे ऊपर आरोप लगता है मैं 1 मिनट के अंदर त्याग पत्र दूंगा और उसकी जांच कराऊंगा। जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं तो आम आदमी हूं, जो ये बोल रहा था मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, BMW गाड़ी में घूम रहा है। जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि मैं साधारण मकान के अंदर रहूंगा, 48 करोड़ रुपए का शीश महल खड़ा कर लेता है। जो एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देते थे, आज दोनों गले मिल रहे हैं जी। दोनों गले मिल गए। ये क्या मजबूरी है, क्या कारण है? दोनों का समझौता हो गया। यहां तो ओपन हो गया, हरियाणा में, दिल्ली के अंदर इंटरनल हो रहा है, पंजाब के अंदर इंटरनल समझौता हो रहा कि आप हमें यहां वोट दो। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दोनों का इंटरनल समझौता है, SYL का पानी हमें चाहिए जी। और यहां से घमंडिया गठबंधन का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जी। पंजाब के अंदर, यहां आकर के बोलता है कि SYL का पानी लाएंगे। पत्रकारों ने पूछ लिया उसको भी, भाई आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं
SYL का पानी आप लेकर के आएंगे? वो जवाब दे देता है। भाई जवाब दे देता है तो फिर वोट हमारा लेता है और पानी तू देता नहीं है, पानी की तो पंजाब में बात करता है। ये दोहरी नीति कैसी है? अरे हम हरियाणा के लोग, हम कोई पानी वैसे नहीं मांग रहे हैं, हमारा तो समझौता हुआ था, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और बड़े भाई के नाते समझौते के तहत जो हिस्सा हमारा पानी का था उस पानी को हम मांग रहे हैं और वो पानी हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हम कह रहे हैं। अरे वोट तो तुझे याद है कि वोट मैं लूंगा, परंतु तुझे ये याद नहीं है कि मेरे किसान को पानी भी चाहिए जिससे उसकी प्यास बुझे, उसके खेत की प्यास बुझे, वो उसको ध्यान में नहीं है। वोट लेने तो आ गया, परंतु इसको 25 मई को पता लगेगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। ये कांग्रेस के लोगों को, जो गठबंधन गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की FIR दर्ज ना हो। कोई जेल के अंदर गया, कोई जेल से बाहर आया, कोई जेल में जाने वाला है। हर व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है। और ये इनका हेतु ये नहीं है कि हमने देश का विकास करना है, ये लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं भ्रष्टाचारियों को बचाना है, परिवार को बचाना है जी। इस कारण से घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमने देश को बचाना है, और ये लोग मांग रहे हैं वोट हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। इसके अंदर अंतर है और लोग समझ रहे हैं सारी की सारी बातें। किस प्रकार से एक दूसरे को गाली देते थे और गाली देते देते एक दूसरे के गले मिल गए। गले इसलिए मिल गए, मोदी जी को बदनाम करो, मोदी जी को गाली दो, परंतु आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। और जब 25 मई को वोट होगा, एक तरफा लोग वोट मोदी जी को पोल कर रहे हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार ये देश के लोग प्रधानमंत्री का एक अलग स्नेह हरियाणा के साथ रहा है। वो लगातार मंचों से हरियाणा का जिक्र करते रहते हैं। 18 तारीख को वो आ भी रहे हैं सर हरियाणा में। आप जब मिलते हैं सर उनसे, तो क्या कुछ बात होती है हरियाणा को लेकर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि हरियाणा को अपना घर मानते हैं लंबे समय तक, क्योंकि आदरणीय मोदी जी यहाँ रहे हैं और मुझे भी जब वो यहाँ थे मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। हरियाणा को बहुत बारीकी से अगर कोई जानता है तो नरेंद्र मोदी है। बहुत हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को नज़दीक से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको जानते भी हैं, समझते भी हैं। बहुत स्नेह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं हरियाणा को। और 18 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। हरियाणा के लोग भव्य स्वागत और जोश से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ स्वागत करेंगे और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से दूसरी बार यहाँ कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा के लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आज मैं जब जाता हूँ हरियाणा के गांव-गांव के अंदर जा रहा हूँ, मैं वार्ड के अंदर जा रहा हूँ, लोगों का जो स्नेह, जो प्यार देखने को मिल रहा है। एक बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोग कर रहे हैं और वो विश्वास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीब के मजबूती के लिए काम किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किया है, किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब उस हर वर्ग की चिंता मोदी जी एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, बात कम और काम ज़्यादा कर रहे हैं और लगातार हर व्यक्ति को लगने लगा कि सरकार मेरी है, तो आज लोगों का जो जोश है, जो उत्साह है, वो मोदी जी के साथ है। और जब 25 मई को वोट होगा, बहुत बड़े मार्जिन के साथ वोटिंग होगा और बड़े मार्जिन के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल की विधानसभा की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके ये 11 कमल के फूल हरियाणा के अंदर खिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी के पास उसकी ताकत को बढ़ा करके, ताकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है और विकसित राष्ट्र के अंदर देश के 140 करोड़ लोगों की भावना और उनका प्यार उनके साथ खड़ा है और ये विकसित राष्ट्र बनकर के रहेगा। ये विजन अगर किसी के पास है, ये नीति अगर किसी के पास है, जिसकी नीयत उसके साथ है, तो ये भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अभी आपका एक क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था, छक्का मार रहे थे। एक कहीं आप गए होंगे किसी उद्घाटन में, टूर्नामेंट में, तो वो उसमें आप क्रिकेट खेल रहे थे, IPL का सीजन भी चल रहा है, करनाल का था। तो
आईपीएल का सीज़न है और समय कम है। दरअसल यूँ मानिए कि छक्के और चौके 2 बॉलों पे मारने हैं, एक तो कम है, वक्त कम है, बड़ी तेज़ी से शॉट लगाने, छक्के चौके लगाने, समय कम है। दूसरा जो प्रायोरिटीज़ हैं हरियाणा के लिए वो क्या, ये किस तरह से दोनों चीज़ों को करेंगे। 10 की 10 सीटों से मेरा आशय है 2 गेंद हैं और 1 चौका और 1 छक्का चाहिए, और ये जो प्रायोरिटीज़ हैं समय कम है हरियाणा के लिए, वो क्या रहेंगी? देखिए, हरियाणा के लोग जो काम किए हैं वो छक्का ही मारेंगे और बॉल बाउंड्री से पार जाएगी, सीधा डायरेक्ट कमल के फूल मोदी जी के पास जाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। ये तय हरियाणा प्रदेश की जनता ने कर दिया है। जो आपने विज़न की बात कही है, विज़न के अंदर पिछले 10 वर्षों में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहा हूं, कुरुक्षेत्र के अंदर अगर हम देखें जितने काम हुए हैं, चाहे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, उस तीर्थ स्थल को, उस पवित्र स्थल का जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए की लागत से करने की बात हो, चाहे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर इन 10 वर्षों में अगर हम देखें जितने भी रेलवे के फाटक थे वहाँ पर अंडरपास और ओवर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर 4 लाइनिंग रोड, चाहे इस्माइलाबाद से लेकर के सीधा नारनौल से जयपुर बम्बे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे पंचकुला से हरिद्वार आप देख रहे हैं उसको 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर चंडीगढ़ से लेकर के सीधा पेहवा से कैथल नरवाना से हिसार, इसको 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, चाहे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस्माइलाबाद से लेकर के शाहबाद तक 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, चाहे शाहबाद से लेकर के शाह तक 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, चाहे श्यामली से लेकर के अंबाला को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगातार गति से बनाने की बात हो, और चाहे दिल्ली से लेकर के जो मेरी लोकसभा से होकर के बड़े भाग से गुजरता है कटरा जम्मू तक 4 लाइनिंग 6 लेन रोड बनाने की बात हो। लगातार रोड्स के मामले के अंदर हमारी सरकार ने मजबूती से इस देश के लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और उसके अलग भी अगर हम देखें कि हमारे हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर स्कूलों को एजुकेशन को लेकर के उसके सुदृढ़ीकरण की बात हो, चाहे वहाँ पर संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की बात हो, पीएम श्री स्कूल खोलने की बात हो, लगातार हमारी सरकार चाहे नई यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो। अगर हम करनाल की बात करें महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की यहाँ पर बात हो, उसके रीजनल सेंटर अलग अलग क्षेत्रों में बनाने की बात हो, ये लगातार इस सरकार ने इन 10 वर्षों में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। आने वाले समय के अंदर अगर विकास को लेकर के किसी से अपेक्षा की जा सकती है तो ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार से अपेक्षा की जा सकती है। मैंने कहा भी है आपको उनका बताया भी है कि कांग्रेस के समय के अंदर उनका प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे लगता है। कहीं ना कहीं गरीब के अरमान दबते थे, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, विकास की गति रुकती थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये डबल इंजन की सरकार 1 रुपया भेजती है, 1.25 रुपया करके, कहीं लीकेज नहीं होता, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है, उन गरीब को सुविधा के ऊपर खर्च करती है और प्रदेश के देश के विकास के ऊपर गति से पैसा खर्च करने का काम करती है। और आने वाले समय के अंदर भी जितने भी काम रुके हुए हैं प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी और लगातार देश को विकास में एक नई दिशा, एक नई दशा देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सवाल सर आपसे, आपने अपना विजन बताया, लेकिन जो अल्पमत का प्रचार कर रहे कि सरकार अल्पमत में चली गई है, क्या जवाब देंगे सर उनको? देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, मैं ये बात कहूंगा कि उनकी लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना जी, और लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों से ध्यान डाइवर्ट करना,
ध्यान डाइवर्ट करके उनकी वोट ले लेना। ये इस प्रकार का षड्यंत्र आजकल चल रहा है, जिसको मैं वोट जिहाद बोल रहा हूँ भी। ये वोट जिहाद का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, परंतु किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के सभी लोग विधानसभा में थे। अभी 12 मार्च को फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने वहाँ पर अपना विश्वास हासिल किया है। कांग्रेस पीछे भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उससे पिछले साल भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, इस वर्ष भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, दोनों बार विश्वास हासिल किया। इसी प्रकार की रचना योजना बना करके पता नहीं तो राहुल गांधी इनको फीड करता है, राहुल गांधी इनको कहता है भी अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, चाहे विश्वास उनके पास है भी है, परंतु इनको अविश्वास दिखता है। अविश्वास कांग्रेस के प्रति है जनता का इनके पास जमीन नहीं रही, लोगों का ये विश्वास खो चुके हैं कांग्रेस के लोग इनकी गलत नीतियों के कारण। और इनके अंदर एक बड़ी जबरदस्त फूट है आपस के अंदर। ये मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। मंच पर इकट्ठा कैसे बैठे? एक दूसरे की ये शक्ल देख करके राजी नहीं है। शक्ल तो छोड़िए, पोस्टर के ऊपर फोटो लगा करके राजी नहीं है एक दूसरे की। ये हालात इन लोगों के हैं, तो ये कहाँ प्रदेश का विकास कर लेंगे? ये कहाँ प्रदेश के लोगों के बारे में सोच लेंगे? और दिल्ली के अंदर भी लोकसभा के अंदर अरे 303 सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रही है। अरे आप सोच तो ले लीजिए भी 303 सांसद हैं और आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या आप करना चाह रहे हैं? ये एक भ्रम की स्थिति है। हमारे साथ विश्वास है, जनता का भी विश्वास है। मैं सोलंकी जी आप दोनों को मैं बताना चाहता हूँ 2024 का चुनाव विधानसभा का अभी सितंबर में आने वाला है जी। इतने बड़े मार्जिन के साथ विधानसभा की सीटें हरियाणा के अंदर आएंगी, कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं देगी। बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है और देश के अंदर आज 400 पार सीटें जा करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। करनाल की जनता सर, करनाल को समय कम मिल रहा है क्योंकि प्रदेश भर में दौरे चल रहे हैं। ये करनाल की जनता का प्यार है या आत्मविश्वास है? नहीं, करनाल के लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है। मैं पीछे यहाँ ग्रीवेंस का चेयरमैन रहा हूँ, लोग कार्यशैली को जानते हैं और जो हमारा काम करने का तरीका है उससे बखूबी लोग परिचित हैं और लोगों का बड़ा प्यार और स्नेह वो मिल रहा है। और इस उपचुनाव के अंदर यहाँ से 2 कमल के फूल खिलेंगे, एक मनोहर लाल जी और दूसरे हमारे जो कमल का फूल है विधानसभा के लिए। 2 कमल के फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ खुल करके एक दिल्ली में जाएगा, एक चंडीगढ़ में जाएगा। मैं करनाल के लोगों का जो इतना स्नेह प्यार मिल रहा है उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी करनाल वासियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे उदयभान जी भी बैठे हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और उनके साथ मेरे बड़े पुराने मित्र हैं क्योंकि इनके घर में कई बार गया हूँ। सतीश जी, ये बात में कैसे आए हैं उदयभान जी की मुझे नहीं पता। उदयभान जी बड़े चतुर आदमी हैं, जो मेरे साथ जिसके घर में चला जाता हूँ उदयभान जी वहाँ चले जाते हैं। पर हमारे सतीश जी ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे पुराने मित्र हैं और मैं इससे अपेक्षा करूँगा भी आप भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें। उदयभान जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मोदी जी का विजन, प्रदेश के लिए उनका विजन, करनाल के लिए उनका विजन, सब कुछ बड़ी बखूबी और साफ गोई से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे सवाल उठाए आपने, उदयभान जी से जवाब भी लेंगे इस चीज़ का। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया सर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.